नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसी कड़ी में पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रस्तावना से संबंधित बीपीएससी के द्वारा प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के बनाए जाने का प्रयास किया जाता है और आज इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है। अब यहाँ पे जब भी इस तरह का शब्द लगा हो समालोचनात्मक, तो कोशिश करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट में जो भी प्रश्न का जो मूल पार्ट है, जैसे कि प्रस्तावना से संबंधित, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट को दिखाना होता है। जैसे इसमें आपको कोशिश करना है कि समालोचनात्मक जब लिखा हो तो 80% के अराउंड सकारात्मक चीज़ों को दिखाना है और लगभग 20% के नकारात्मक का जो भी प्रस्तावना का लिमिटेशन है और उसकी डिमेरिट है उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करना है। तभी जाके क्वेश्चन के जो डिमांड है पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगी और एक अच्छा मार्क्स 38 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लर्न कराता हूँ कि किस प्रकार से आपको आंसर करना है या पूरी फ्रेमिंग कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करना है आपको भूमिका में। बहुत ही प्रभावशाली भूमिका होना चाहिए, चूँकि प्रस्तावना से संबंधित है तो प्रस्तावना की बातों को लिखिए और उसके जो भी घटक हैं उसके घटकों को यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रस्तावना की उपयोगिता एक तरीके से कह सकते हैं कि मेन पार्ट होगा। तो जो भी प्रस्तावना की उपयोगिता है, चाहे उस समय रही है चाहे आज करेंट सिनारियो में है, उसको आपको अच्छे तरीके से लिख के दिखाना होगा। और फिर यहाँ पे आता है इसका विश्लेषण करने की बारी कि प्रस्तावना के विभिन्न जो भी पहलू है या फिर उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वे में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करना है और फाइनली एक छोटे से निष्कर्ष के माध्यम से आंसर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे भूमिका के तौर पे, अर्थात प्रस्तावना से। तो देखिए प्रस्तावना का जब भी जिक्र आता है, चूँकि यहाँ पे संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि उस प्रस्तावना को बनाने में एक बहुत बड़ा जो रोल था संवैधानिक सलाहकार के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में, जिनका नाम है बी एन राव, जो एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो बी एन राव का भी नाम लेना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेहरू ने जब यहाँ पे प्रस्तावना को प्रस्तुत किया तो पूरा का पूरा आने वाले दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, भारतीय संविधान का किस प्रकार से निर्माण करेंगे और भारतीय संविधान का जब निर्माण करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, उन सारी ही चीज़ों को प्रस्तावना में नेहरू के माध्यम से खींचने का प्रयास किया गया। जैसे कि साक्षात यहाँ पे नेहरू के द्वारा बताया गया कि यह भारतीय संविधान के या फिर संविधान में पूरी तरीके से यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। जो भी भारतीय संविधान का उद्देश्य होगा उसके रूप में कार्य करेगा, या फिर सिद्धांत की हम लोग बात कर लें या फिर जो भी इसका दर्शन होगा, इन सारे ही बिंदुओं का जो आधार तत्व होगा, आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तावना, ये पूरा का पूरा उसी का ये पूरी तरीके से केंद्र बिंदु होगा। और हुआ भी यही। देखिए आज भी बहुत सारे मामलों में जब भी मामला फंसता हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावना को भी नज़र में जरूर यहाँ पे डाला जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और फाइनली जब संविधान बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यहाँ पे कर लिया गया और आगे चल के 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में इसको लागू करने का भी प्रयास किया गया, और लागू भी उसे कर दिया गया। अब यही था छोटी मोटी भूमिका के तौर पे प्रस्तावना को हम लोगों ने दिखा दिया। अब इसका जो घटक है, इसके थोड़ा घटकों के बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। घटक, इसमें सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए संविधान में जो भी यहाँ पे अधिकार दिया हुआ, अधिकारों का जो स्रोत है वो भारत के लोगों के पास है। अधिकार का जो स्रोत है भारत के लोगों के पास है, भारत के लोगों के पास है। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, जैसे कि भारतीय संविधान में एक बहुत ही ब्लेमिंग लगता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, इसे दूसरे देशों से लिया गया है।
जब भी इस तरह का यहाँ पे क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जाता है तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है, ठीक है, कि यहाँ पे हो ना हो, लेकिन भारत के लोगों ने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से अप्लाई करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे जो भी संविधान का जो स्रोत है, खासकर अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको यहाँ पे भारत के लोगों को ध्यान में ही यहाँ पे रखा गया है। इसीलिए यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोगों के पूरी तरीके से पास है। इसके बाद से यहाँ पे जो भी हम लोग बात करते हैं संप्रभु की, भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो इन सारे ही बिंदुओं को आप लोगों को जरूर ध्यान में आना चाहिए कि इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय जब संविधान में संशोधन किया तो इन सारे ही चीज़ों को जोड़ने से क्या हो गया, तो प्रस्तावना और पहले से भी क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया, चीज़ें और अधिक यहाँ पे स्पष्ट होने लगी। इसीलिए अगर इसके हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तौर पे जाना होगा, जैसे कि सभी नागरिकों को यहाँ पे न्याय मिल पाए, सभी नागरिकों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल पाए, सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो पाए, और यहाँ पे राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाने के लिए, बंधुता की भावना को भी यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्योंकि शुरुआत में जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने किया हुआ था, उस संविधान को देख के बहुत सारे विदेशी इतिहासकारों के द्वारा बोल दिया गया था कि भारत 15 साल तक रह नहीं सकता है, भारत का टूटना तय है। लेकिन देखिए आज उसी संविधान सभा की बदौलत, भारत, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही एक राष्ट्रीय, ठीक है, अखंडता के रूप में मौजूद है यहाँ पे। तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय यहाँ पे दिया जाना चाहिए, ठीक है, बंधुता को भी दिया जाना चाहिए यहाँ पे, कि इस एक बाउंड्री में रहने वाले सारे जो लोग हैं यहाँ पे भाईचारे के, ठीक है, रिश्ते से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। देखिए प्रस्तावना की उपयोगिता ठीक वैसे ही है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो बुक का देखिए पहले पेज में बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत हद तक डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ के मैंने समझिए कि बुक का पहला जो पेज है प्रस्तावना ही है, जो लिखा रहता है यहाँ पे कलम से, इसकी कलम से, कलम की बिंदु से, ठीक है। तो इससे क्या लग जाता है कि अंदर के पन्नों में क्या आप पढ़ने वाले हैं। तो मोटे मोटे तो अगर तौर पे यहाँ पे कहा जाए तो संक्षेप में आपको उन सारी ही बातों को पता लग जाता है जो कि आप, ठीक है, संविधान में जानने वाले हैं, खासकर इस प्रस्तावना को पढ़ के। अब प्रस्तावना के जो भी भाग है, हम भारत के लोग, देखिए कितनी शानदार कम शब्दों में सटीक जो व्याख्या की गई है भारतीय संविधान की, वो काबिल तारीफ है। अब इसी को समझना है कि इसकी यहाँ पे उपयोगिता क्या है। तो नंबर 1 है, अगर मैं उपयोगिता की बात करूँ यहाँ पे, तो देश के भाग्य को आकार देने में, एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलिए, देश के भाग्य के आकार देने में इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए प्रस्तावना जो था संविधान के निर्माताओं को एक संक्षिप्त विचार देती है, जिसे नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य क्या होगा, मार्गदर्शन क्या होगा, दर्शन क्या होगा, विचार क्या होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे इससे क्या होगा, तो देश का जो भी आकार का जो भी भाग्य जो देने में है, यहाँ पे एक संक्षिप्त विचार देती है, ताकि जो संविधान जो सभा है पूरी तरीके से एक योजना बना सके और यहाँ पे संविधान का निर्माण कर सके। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो विधियों का परिचय। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि विधियों का परिचय। अब यहाँ पे समझना है कि हर एक चीज़ को यहाँ पे, ठीक है, अगर सपोज करिए कि कोई भी विधायिका के द्वारा अगर कानून यहाँ पे बनाई जा रही है, तो क्या वो इस संविधान के दायरे में चीज़ों के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है, या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो वैसे सारे चीज़ों को, ठीक है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और इसमें हुआ भी है। जैसे कि जब फंडामेंटल राइट को यहाँ पे जब सीमित करने का प्रयास किया गया, तो कितनी कंट्रोवर्सी कितने लंबे समय तक यहाँ पे चलती रही। केशवानंद भारती मामले में आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे विधियों का परिचय यहाँ पे देखेंगे तो बहुत हद तक यहाँ पे
जो प्रस्तावना से है यहाँ पे, ठीक है, डिफाइंड करने का प्रयास किया गया है, जो कहीं न कहीं यह मूल भावना के रूप में मौजूद है। तीसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या या फिर इसका पाठ के रूप में भी जाना जा सकता है। कानून की व्याख्या या पाठ, इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों में ही एक अंतर्निहित शब्दों में सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश करना। इन दोनों ही चीज़ों में, कानून की व्याख्या और पाठ में एक अंतर्निहित, ध्यान रखिएगा, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करना। जैसे कि सपोज करिए कि अगर कोई भी विधायिका द्वारा कोई भी कानून अगर पारित किया जा रहा है, ठीक है, तो अब वो कानून सही है कि नहीं है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यायपालिका देखती है उसको। अब न्यायपालिका जब देखेगी तो कई सारे मामलों में ऐसा होता क्या है कि ये सही है कि गलत है, न्यायपालिका भी बहुत असमंजस में पड़ जाती है। हालांकि जो भी, ठीक है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, प्रस्तावना का व्याख्या करने का अधिकार है, वो तो यहाँ पे भारत के जुडिशरी के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो वैसे में भी ये बहुत हद तक प्रस्तावना मदद पहुँचाते हुए नजर आता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अभिव्यक्ति की दायरे को सीमित करना, अभिव्यक्ति की दायरे को सीमित करना। अब यहाँ पे आपको मैं फंडामेंटल राइट से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट जितना भी यहाँ पे दिया गया है, अब ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का युक्तियुक्त प्रबंधन नहीं लगा हुआ है, हर जगह उसमें युक्तियुक्त प्रबंधन लगा है। अर्थात अधिकार अगर दिया जा रहा है एक हाथ से, तो दूसरे हाथ से अधिकारों को सीमित करने का भी यहाँ पे प्रयास किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे प्रस्तावना के द्वारा भी यहाँ पे बतलाने की कोशिश किया जा रहा है कि अभिव्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति को, दायरे को यहाँ पे पूरी तरीके से सीमित करने का प्रयास किया जाता है। जो भी इसके तथ्य है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन फैक्टों को यहाँ पे प्रभावित, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परिभाषित करने का भी यहाँ पे प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना के विभिन्न पहलू और इसका प्रभाव क्या होगा। प्रस्तावना के विभिन्न पहलू और इसका प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है कि यह संविधान का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में मौजूद है। संविधान का अभिन्न हिस्सा के रूप में मौजूद है। हालांकि ये बहुत इसमें लंबे समय तक, ठीक है, डिबेटेबल इशू रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ पे इस बात को यहाँ पे मान लिया गया है। खासकर हम लोग बात कर ले, गोलकनाथ की बात कर ले या फिर केशवानंद भारती में, फाइनली संविधान ने इस चीज़ को माना कि जो प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तावना है यहाँ पे पूरी तरीके से यह संविधान का ही भाग है। तो यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से इसको मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्तावना है यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं होती है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय जो है संविधान के प्रावधानों को समझने या फिर उसको स्पष्ट करने के लिए मात्र एक सहारा लेती है। तो जो भी संविधान का जो प्रावधान है, जो भी संविधान का जो प्रावधान है, न्यायालय के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो भी यहाँ पे जटिल जो कानून होता है, ठीक है, जटिल कानून होता है, या फिर उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए कई बार इस प्रस्तावना का भी सहारा लिया, ठीक है, जाता है या फिर लिया जा चुका है। जैसे इसमें मैं कुछ केसों के जिक्र करता हूँ। जैसे नंबर 1 बात है यहाँ पे, ठीक है, बेरूबारी वाला मामला। बेरूबारी वाला मामला, इसमें मामला तो यही था ना कि जो भी संसद है अपनी सरजमी को, अपनी ज़मीन को विदेशी शक्तियों को हस्तांतरण कर सकती है कि नहीं कर सकती है। खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे ये बातें लंबे समय तक, ठीक है, मतलब एक डिबेटेबल इशू था और फाइनली यहाँ पे प्रस्तावना के माध्यम से ही इसका सोल्यूशन निकला। ठीक वैसे ही अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें, गोलकनाथ में, तो गोलकनाथ में तो साफ साफ यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल ही दिया गया कि प्रस्तावना और कुछ नहीं है बल्कि संविधान का मूल आत्मा के रूप में भी इसे जाना जाएगा। और तीसरा हम लोग बात करें केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अर्थात जब सारे, ठीक है, आर्टिकल कह सकते हैं, सब आर्टिकल, भाग, अनुसूची जब हर तरीके से फेल हो जाए तो यहाँ पे प्रस्तावना उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा
मतलब समझ रहे हैं ना, एक दिशा निर्देशक के तौर पे कार्य करता है। मतलब ठीक है ना, उस सारे जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ही उसको अधिकार है कि किस तरीके से उसका एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखाई देगा प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना का ध्यान रखिएगा, हमेशा उस चीज़ का जो व्याख्या होगा, एक एक शब्दों को व्याख्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे करेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के लोग। अब इसी का जो मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, इसका पहलू और इसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम भारत के लोग। अब इन सारे चीज़ों से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम लोग। अब इससे स्पष्ट क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग मतलब प्राइमरी जो चीज़ है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी जो चीज़ है भारतीय संविधान भारतीय जनता को पूरी तरीके से समर्पित है। और इसमें देश के नागरिकों की भागीदारी है। और उसमें वैसे नागरिक है जो बिल्कुल संप्रभु है, अर्थात बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं, अपने आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसमें सरकार की शक्ति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो भी सरकार की जो शक्ति है लोगों द्वारा स्वयं यहाँ पे हस्तांतरित करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो हम भारत के लोग में थोड़ा फ्लो चार्ट से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित, भारतीय जनता को समर्पित है, भारतीय जनता को समर्पित है। और इसमें क्या होगा तो देश के नागरिकों की भागीदारी, देश के नागरिकों की भागीदारी। और यहाँ पे वैसे नागरिक है जो संप्रभु देश के नागरिक है, संप्रभु देश के नागरिक है। और यहाँ पे जो भी शक्ति होगी, ध्यान रखिएगा, सरकार की जो शक्ति होगी, सरकार की जो भी शक्ति होगी लोगों के द्वारा स्वयं दिया जाता है, लोगों के द्वारा स्वयं दिया जाता है। अब ये लोगों के द्वारा स्वयं किस प्रकार से दिया जाता है तो याद करिए आप, ठीक है, कि आप मतलब जाते हैं वोटिंग देने, वोटिंग राइट्स का जो अधिकार है कहीं न कहीं उसी वोटिंग के माध्यम से अपने अपने अधिकारों को आप लोग हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं। और यही पे यहाँ पे पैटर्न है, चाहे हम लोग बात करें लोकसभा चुनाव का या फिर विधानसभा चुनाव का, इसमें यही यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा या फिर यहाँ पे विधानसभा का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए कि भारत संघ बनाम मदन गोपाल, भारत संघ बनाम मदन गोपाल। एक केस है 1957 का, 1957 का, ठीक है। इसमें साफ साफ बोल दिया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कीमत पे इसको परिवर्तित यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। अब इसका मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए कि न्यायालय इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। और इसीलिए जब भी यह परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी यह परिवर्तन होगा भारत के नागरिकों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा ही इसको परिवर्तन किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा तो जो भी परिवर्तन है, जो भी समझिए कि उसमें अमेंडमेंट, जो भी चेंजेज लाया जा रहा है, अब वो देखिएगा कि ये मूल भावना के खिलाफ तो पूरी तरीके से नहीं है। तो भारत के नागरिक का मतलब क्या है यहाँ पे, सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि जो यहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधि है, हमारे और आपके द्वारा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, यही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हुआ भी, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन में किस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें कई सारे बहुमूल्य शब्दों को जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, संप्रभुता की। तो संप्रभुता की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, भारत जो बिल्कुल एक सोवरन कंट्री है, 26 जनवरी 1950 को याद करिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे भारत देश में जितना भी भारत का जो बाउंड्री है, ठीक है, उन बाउंड्री के अंतर्गत पूरी तरीके से लागू होगा। इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और फाइनली भारत एक संप्रभु देश बन गया। अब संप्रभु का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे सर्वोच्च, समझ रहे हैं ना, और पूर्ण शक्ति उसके अंदर यहाँ पे आ चुकी हो, अर्थात वो अपने आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार का डिसीजन बिना किसी दबाव के यहाँ पे ले ले, तो बिल्कुल वो क्या है, वो संप्रभु है।
तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्चता, सर्वोच्चता और यहाँ पे पूर्ण शक्ति, सर्वोच्चता और पूर्ण शक्ति इस प्रकार से होना चाहिए किसी भी राज्य के अंतर्गत, ठीक है, कि वो अपने आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मामले में या फिर वो बाह्य मामले में वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के पूरी तरीके से अपना डिसीजन ले लें, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में भारत अगर सोचिए, अगर राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है, जो माना जाता है कि राष्ट्रमंडल में वैसे ही देश शामिल है जो कि एक समय उपनिवेश रहा करते थे, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि राष्ट्रमंडल में अगर भारत शामिल है तो भारत किसी भी प्रकार के, ठीक है, दबाव से शामिल नहीं हुआ है भारत, बल्कि अपने मनमर्जी से, यही ना कहा जाता है कि उसके पास राइट्स है, उसके पास अधिकार है, बिल्कुल वो सोवरन कंट्री है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। तो जैसे भारत राष्ट्रमंडल का अगर सदस्य बना है तो अपनी मर्जी से बना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। उसी प्रकार से संप्रभुता का कुछ और भी मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, चाहे यूएनओ की बात कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे जो भी संस्थाएं यहाँ पे बन चुकी है, तो इसमें जो भी यहाँ पे सदस्य होते हैं, जो भी यहाँ पे सदस्य होते हैं, अब उन सदस्यों में जो भी देख पा रहे हैं सोवरेन जो कंट्री है, उनको यहाँ पे समान रूप से दर्जा दिया जाता है। और ऐसे में भारत भी है, भारत भी अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य है तो भारत को भी वहाँ पे समान दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, भारत एक संप्रभु कंट्री है, सोवरेन कंट्री के रूप में मौजूद है, जो बाकी अन्य देशों के जैसा ही अपने अधिकार को व्यक्त करता है, अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, मांग करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना होगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समाजवादी। अब समाजवादी शब्द को भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भी जोड़ा गया था। समाजवादियों में इसका अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। जैसे मूल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसमें यही बताने का प्रयास किया जाता है कि राजनीतिक या फिर आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरीके से एक सामंजस्य स्थापित हो, अर्थात इसको लेके किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब सपोज करिए अगर आर्थिक अंतर्गत देखा जाए तो कोई भी अगर मेन है, कोई भी भारत का अगर सिटीजनशिप है, भारत का नागरिक है, तो उसको अपने क्षमता के हिसाब से अपना आर्थिक विकास करने का पूरा अधिकार है। जैसे कि आज हो रहा है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, तो वही मुद्रा का जनरेट करेंगे, धीरे धीरे पता चले कि इतने अमीर हो जाएंगे। तो इसमें इंजाम भी लगता है कि भारत एक, ठीक है, पूरी तरीके से सोशलिज्म कंट्री नहीं रहा, भारत कैपिटलिज्म की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, ये ऐसा नहीं है, भारत अभी भी एक सोशलिज्म कंट्री के रूप में मौजूद है, लेकिन यहीं से एक अधिकार भी मिलता है कि अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो अपने पोटेंशियल को क्यों नहीं दिखा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे राजनीतिक जागरूकता कराने का भी प्रयास किया जाता है। अंतिम लोगों तक, ध्यान रखिएगा, अंतिम लोगों तक राजनीतिक रूप में उसे जागृत करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। और जो समझिए कि इकोनॉमिकल मतलब वीकर सेक्शन में जो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी स्थिति यहाँ पे खराब है, वैसे तबके वंचित लोगों के लिए बहुत सारी, ठीक है, योजनाएं भी चलाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो यही है समाजवादी का अर्थ यहाँ पे। अर्थात सीधे से अगर शब्दों में हम लोग देखें यहाँ पे तो समाजवादी शब्द शामिल करने का मतलब है यहाँ पे कि अवसर में समानता, अवसर में समानता उसके बेहतरीन जीवन के लिए, उसके बेहतरीन जीवन के लिए। अब अवसर में समानता अगर आप देखेंगे तो यहीं से तो आता है ना, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कहीं न कहीं यहीं से निकल के आता है कि अगर पहले से जो व्यक्ति, बार बार मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ कि अगर एक गोल पोस्ट है, सपोज करिए, ठीक है, अगर एक गोल पोस्ट है यहाँ पे, अगर इस पर, ठीक है, मतलब बॉल डालना है, अगर इसमें सपोज करिए कि अगर ये लाइन है, इस लाइन से डालना है, ठीक है, तो अगर वो कोई व्यक्ति यहाँ पहले से अगर मौजूद यहाँ पे है, फिर एक व्यक्ति अगर यहाँ पे पीछे है, तो सपोज करिए गोल पोस्ट में जो भी बॉल डालेगा ये तो यही व्यक्ति डालेगा। तो ये अवसर में समानता ऐसा नहीं होगा। अवसर में समानता तभी होगा जब यहाँ पे लाइन क्या हो, सेम हो, एक ही लाइन से दोनों यहाँ पे बॉल डाल पाए। अब यही अवसर में समानता के लिए इन लोगों को यहाँ पे, ठीक है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि ताकि थोड़ा सा इनका यहाँ पे विकास हो सके हर तरीके से, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, या फिर वो राजनीतिक रूप से हो। उसके बाद से नेक्स्ट है, कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन। कुछ केसों का यहाँ पे जिक्र करना होगा आप लोगों को,
एयर इंडिया, एयर इंडिया वैधानिक निगम, वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, यूनाइटेड लेबर यूनियन। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से समाजवाद का उद्देश्य बताया गया था। जो समाजवाद का जो उद्देश्य होगा, कानून के शासन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे लेबरों से संबंधित है, इनका किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा था, इनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा था। तो यहाँ पे समाजवाद का हवाला दिया गया कि भारत एक सामाजिक, समझ रहे, एक समाजवादी देश है जिसमें कानून के शासन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे बहुत सारे जो कार्यक्रम हो गया या फिर योजना हो गया, इन योजनाओं को यहाँ पे चलाया जाता है। जैसे कि मनरेगा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मनरेगा हो गया, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी उन्मूलन, या फिर उज्ज्वला स्कीम को ले लीजिए, उज्ज्वला स्कीम को यहाँ पे ले लीजिए। ये सब यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो भी कमज़ोर लोग हैं यहाँ पे, दबे कुचले लोग हैं यहाँ पे, कमज़ोर, अब हर तरीके से कमज़ोर हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, पॉलिटिकली यहाँ पे हो सकता है। तो इन कमज़ोर लोगों के हितों की यहाँ पे रक्षा करना है, और यही तो कमज़ोर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ही तो भारत को एक लोक कल्याणकारी देश के रूप में, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसके माध्यम से राज्य के सामाजिक कल्याण भी सुनिश्चित किया जाता है इस समाजवाद के माध्यम से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य का सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना, कल्याण सुनिश्चित करना। अब इसमें और भी सारा बड़े लेवल पे बृहद योजनाएं चलाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर लें यहाँ पे नाप्सा का, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम लोग बात कर लें, 2013 में इसको, ठीक है, लाया गया था, जिसमें राशन कार्ड के माध्यम से जो भी मतलब समाज में दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे क्या करना, पूरी तरीके से मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना। इसके अलावा यहाँ पे श्रम संहिता की हम लोग बात कर लें, लेबरों के लिए यहाँ पे श्रम संहिता हो गया। इसके अलावा अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए और पूर्ण भागीदारी के लिए 1995 में एक एक्ट लाया गया। नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष या फिर इसे आप पंथ निरपेक्ष के रूप में भी जानते हैं। माने दोनों में इतना अंतर है कि लगभग देखा जाए तो बाल में खाल निकालने के यहाँ पे बराबर है। तो इसीलिए आमतौर पे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को आप एक जगह, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसे भी यहाँ पे लाया गया था। अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको समझना है। जैसे कि अगर सिंपल सा अगर यहाँ पे इसका मैं अर्थ बताने की आप लोगों को कोशिश करूँ तो राज्य का यहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और इसको एक केस में सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही शानदार व्याख्या यहाँ पे दिया गया था। एक इस केस का आप लोग जिक्र जरूर कीजिएगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य। इसमें साफ साफ यह डिक्लेरेशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्य का कोई धर्म यहाँ पे नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो राज्य धर्म से दूरी यहाँ पे बना लेगा, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान रूप से आचरण करेगा, किसी भी प्रकार का यहाँ पे बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, राज्य बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, या फिर व्यक्ति अपना जो भी धर्म है स्वतंत्र चुनने का पूरी तरीके से यहाँ पे आज़ाद है। तो देख पा रहे हैं सभी धर्मों के साथ क्या होगा, राज्य समान रूप से यहाँ पे सामंजस्य स्थापित करेगा, मानेगा
अगर नहीं मानता है तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, नहीं मान रहा है तो किसी को नहीं माने, माने तो यहाँ पे सबको माने। और भारतीय संविधान में धर्म को लेके राज्य का यही ड्यूटी बतलाया गया है कि भारत सभी धर्मों के साथ समान रूप से यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसी एवज में आप लोगों को ठीक है पता ही होना चाहिए कि जैसे जो भी यहाँ पे सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय हो गया या फिर महाविद्यालय, जहाँ पे भारत एक डाइवर्सिटी मुल्क एकदम समझ रहे हैं ना, चेहरा वाला कंट्री वाला यहाँ पे देश अगर मौजूद है, तो यहाँ पे किसी भी एक धर्म से अगर शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी तो समस्या होगी कि नहीं होगी। अब समझिए कि एक ही जगह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बुद्ध, ईसाई सब यहाँ पे मतलब रह ही रहे हैं यहाँ पे, तो समस्या इस मामले में होगी ही होगी। और इसीलिए यहाँ पे राज्य ने मना किया हुआ है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने की क्या है पूरी तरीके से मनाही है। आप लोग देखे भी होंगे। इसके अलावा माइनॉरिटियों को यहाँ पे ये अधिकार दिया गया, माइनॉरिटियों को ये अधिकार दिया गया है कि अपने रुचि के अनुसार ये अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, अपनी भाषा संस्कृति को ताकि संरक्षण दे सकें, इनके लिए भी यहाँ पे अधिकार दिया गया है। अर्थात यहाँ पे बहुसंख्यकों की चीज़ों को अल्पसंख्यकों में थोपने का भी प्रयास नहीं किया गया है। अब इसमें कुछ आर्टिकल का जिक्र कर देना है। जैसे हम लोग आर्टिकल 25 की जिक्र करें तो इसमें स्वतंत्रता की अंतरात्मा ही इसको बोला गया है। जैसे इसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण या फिर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो संविधान ने सबको अधिकार देता है, उसी प्रकार से जो आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 26 प्रत्येक जो व्यक्ति है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, आर्टिकल 26 इसमें प्रत्येक धार्मिक समुदाय व्यक्तियों को धार्मिक और धर्मांध संस्थाओं को यह स्थापित कर सकता है और उसको बनाए रखने के लिए धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधन करने का भी उसके पास पूरे का पूरा अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ, जैसे कि मंदिर का कुछ रेगुलेशन है जो कि यहाँ पे ठीक है हिंदुओं के द्वारा अगर बनाया गया है कि भाई जूता पहन के नहीं जाना है तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है कि वहाँ पे जो भी उसका मापदंड होना, किस प्रकार से उसका रख रखाव करना है, वो वहाँ पे उनको अधिकार है। वैसे ही अगर हम लोग मुस्लिमों की बात कर लें तो जो भी धार्मिक जो क्राइटेरिया है उसको हर हाल में फुलफिल करना होता है। जैसे एक घटना हुआ था पंजाब में ठीक है, कोई व्यक्ति था जो ठीक है वहाँ पे ठीक है जो मतलब गुरुओं का जो लगा रहता है मजार, जो भी ठीक है सिखों के जो पवित्र जो मतलब जगह होता है, वहाँ पे जाके वो किसी प्रकार का गलत एक्टिविटी कर रहा था जिसकी वजह से उसको यहाँ पे मार दिया गया। तो वहाँ पे देखिए गलत करना क्या है पूरी तरीके से ठीक है, मतलब वो संविधान उनको अधिकार देता है कि किस प्रकार से वे अपनी चीज़ों का रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन मारना ये भी नहीं मतलब सही है। लेकिन खैर यहाँ पे मामला ठीक है, वहाँ तक आपको नहीं जाना है, चूँकि चीज़ों को आपको समझने का यहाँ पे प्रयास करना है। वहाँ पे भी एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता था, लेकिन चूँकि वहाँ पे कोई इस प्रकार का फेमस पर्सनालिटी नहीं था, वोट बैंक की राजनीति भी आप कह सकते हैं, तो चीज़ें किसी न किसी रूप में अगर एक व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कहीं न कहीं अगर फंडामेंटल राइट का हनन किया तो उसके द्वारा भी इसके फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से हनन करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र को लेके। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कि देखिए शासन की जो सर्वोच्च जो शक्ति है जनता में होती है। शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में पूरी तरीके से निहित होती है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जनता चुनी हुई सरकार का ही यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है प्रतिनिधित्व करती है, या फिर उसके द्वारा ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर जनता जिस किसी पार्टी को, जिस किसी ठीक है समूह को यहाँ पे जनता अगर चुन के भेजती है, तो यहाँ पे वो अप्रत्यक्ष तरीके से अगर देखेंगे तो जनता भी कहीं न कहीं उसमें भागीदारी कर रही होती है, जनता भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रही होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म,
इसमें क्या हुआ था, तो न्यायालय ने एकदम स्वयं इसमें कहा हुआ था, न्यायालय का यहाँ पे ठीक है स्टेटमेंट है कि जो लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक जो मायने रखता है वो है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी जो राज्य है सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण रखता है, और जो भी लोग हैं अपने इसमें चुनने का, ठीक है, अपने नेताओं को चुनने का इसमें मौका भी मिलना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पे हर देखते होंगे कि 5 साल के अंतराल में चुनाव यहाँ पे होता ही होता है, चाहे वो लोकसभा के स्तर पे बात करें, विधानसभा के स्तर पे बात करें, या फिर हम लोग ठीक है राष्ट्रपति चुनाव की बात करें। ऐसा ठीक है जो चीज़ें आपको बार बार हर 5 साल के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाता है। छठा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गणतंत्र को लेके। गणतंत्र का मतलब यही है कि जो भी राज्य का प्रमुख है, राज्य का जो प्रमुख होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, राज्य का जो प्रमुख होना चाहिए वो यहाँ पे निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। अब जैसे कि ब्रिटेन का एग्जाम्पल की हम लोग बात कर ले, तो वहाँ राज्य का जो प्रमुख है अभी भी वंशानुगत चल रहा है, जिसके वजह से ब्रिटेन ठीक है में सारे लोकतंत्र के या फिर गणतंत्र के गुण होने के बावजूद भी यहाँ पे ब्रिटेन पूरी तरीके से ठीक है गणतंत्र नहीं बन पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो भारत में ऐसा नहीं है, जो भी राष्ट्र का जो प्रमुख है, जिसे आप लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति भी यहाँ पे निर्वाचित होता है, लेकिन वो निर्वाचित होने का जो तरीका है यहाँ पे आम लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि जो भी राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी जो चीज़ें हैं आर्टिकल 15(4) में यहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल 15(4) में कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसमें जो भी संसद, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों ही जो ठीक है सदन, चाहे हम लोग लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें, यहाँ से चुने हुए व्यक्ति अर्थात निर्वाचित लोग मौजूद होंगे, और साथ में जो भी राज्यों का जो विधानसभा होगा, राज्यों का जो विधानसभा होगा, यहाँ से भी निर्वाचित लोग, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं लोग हैं, यही तीनों मिलके राष्ट्रपति का क्या करेंगे, यहाँ पे निर्वाचन करेंगे, निर्वाचित करेंगे, चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो भारत एक गणतंत्र के रूप में बिल्कुल मौजूद है, चूँकि यहाँ पे लोग अपनी शक्तियों का क्या कर रहे हैं, लोग अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कर रहे हैं, किसी सरकार को, किसी पार्टी को यहाँ पे दे रहे हैं शक्तियों का हस्तांतरण, जिसके वजह से मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि हो न हो यहाँ पे भारत के लोग अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मैंने सरकार के साथ आप कह सकते हैं कि मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पे शामिल होते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे न्याय की बात कर लेते हैं। जैसे कि न्याय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नागरिकों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का न्याय है, न्याय नागरिकों को, चाहे हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल की बात कर लें, इकोनॉमिकल या फिर ठीक है सोशल, इन तीनों ही न्यायों का यहाँ पे बहुत अधिक यहाँ पे ज़रूरत है, और प्रस्तावना में इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से उठाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल है, एयर इंडिया वैधानिक निगम, एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, यूनाइटेड लेबर यूनियन। ठीक है, इसमें इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया गया था कि इसका उद्देश्य ही यही है, न्याय का मतलब कि हर प्रकार का यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। और इसमें यह भी चीज़ एक चीज़ डिफाइन किया गया था कि इसमें जीवन का अवसर, ध्यान रखिएगा, जीवन का अवसर का मानक तय किया गया था, अवसर का मानक तय किया गया था। और इसमें यह भी बताया गया था कि सम्मान के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीवन, सम्मान के साथ जीवन। जैसे कि इसी न्याय को लेकर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो पंचायत हो गया, पंचायत, और जो भी शहरी स्थानीय जो शासन है, शहरी स्थानीय जो शासन है, ठीक है, इसमें भी अधिकार दिया गया है। और इसी न्याय को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे देखेंगे तो इसी के तहत यहाँ पे महिला को भी आरक्षण दिया गया है, महिलाओं की ठीक है आरक्षण की बात की गई है, और कई सारे राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है।
ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो SC ST के लिए हो जाएगा, SC ST के लिए हो जाएगा, या फिर हम लोग OBC की बात कर ले, या फिर हम लोग EWS की बात कर ले। यहाँ पे जो न्याय की बात की जाती है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की जाती है। लेकिन वहीं अगर SC ST हो गया, SC ST हो गया, ठीक है, जिसमें अत्याचार एक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, या फिर शिक्षा प्लस रोजगार में अगर देखा जाए तो आरक्षण की जब भी बात आती है खासकर SC ST OBC के लिए, तो इसमें सकारात्मक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सके, जन भागीदारी यहाँ पे हो सके। लेकिन कहीं न कहीं उसको लिमिट, मतलब एक कह सकते हैं कि उसमें ठीक है कुछ न कुछ उसमें लिमिट करने का भी प्रयास किया गया है। जैसे कि OBC में अगर ठीक है क्रीमी लेयर को लाया गया है, तो यहाँ पे हर तरीके से देखेंगे यहाँ पे तो संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको सीमित करने का भी प्रयास करता है, ताकि उसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो जाए और उस मिसयूज की वजह से दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्रता को लेके, ध्यान से देखते चलिए स्वतंत्रता को लेके। अब स्वतंत्रता का मतलब सीधा सा मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज़ादी। हर एक व्यक्ति क्या है, वो स्वतंत्र है, जो आज़ाद है पूरी तरीके से, तो यहीं पे है स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ पे आज़ादी का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, आज़ादी का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप आज़ाद हैं, अपने हाथ पैर चला रहे बस आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब रियल रूप में ये है कि विश्वास या फिर यहाँ पे विचार हो जाएगा, विश्वास विचार, या फिर जो भी यहाँ पे व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हर प्रकार से आपके अंदर ठीक है एक जो नव चेतना है, एक विचार है, उसको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही तो है आपका रियल जो फ्रीडम, समझ रहे हैं, रियल जो मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब यही है। अब ये जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे प्रस्तावना यही कोशिश करता है, या फिर भारत का संविधान कोशिश करता है कि इसमें जो भी गैर कानूनी, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिए, गैर कानूनी, कानूनी नहीं, कानूनी होगा तो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा वहाँ पे हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन गैर कानूनी हस्तक्षेप से, गैर कानूनी हस्तक्षेप से राज्य को यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है, राज्य को प्रतिबंधित किया जाता है। अब सपोज करिए कोई भी आपके अंदर ठीक है अगर किसी पे आप विश्वास कर रहे हैं आंख मूंद के, तो उसमें राज्य कैसे यहाँ पे ठीक है रोक लगा सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, गैर कानूनी। वहीं अगर किसी के विचारों को आप फॉलो कर रहे हैं, भारत में बुद्ध को माने, फिर ठीक है सुकरात को माने, प्लेटो को माने, किसी के भी विचारों से अगर आप प्रभावित है, मान रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो क्या समस्या है फिर। वैसे ही यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी आप इसी तरीके से चीज़ों को यहाँ पे जोड़ना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक है, और आपको हर जगह मेंशन करना है। मेयर बनाम नेब्रास्का, मेयर बनाम नेब्रास्का, ध्यान रखिएगा, मेयर बनाम नेब्रास्का। इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता को लेकर बताया, स्वतंत्रता को लेकर बताया कि देखिए ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप किसी प्रकार का ठीक है इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता में एक युक्त प्रबंधन लगाया गया कि अन्य लोगों के हितों की भी यहाँ पे रक्षा करना है, अन्य लोगों के हितों को भी यहाँ पे रक्षा करना है। अर्थात ऐसा नहीं अगर आपके पास ठीक है कोई बम गोला बारूद आ गया, मशीन गन आ गया, तो सामने वाला को उड़ा दे और उसमें आप ठीक है अपने स्वतंत्रता को हवाला दे कि हम स्वतंत्र हैं, हम ठीक है वी कैन डू एनीथिंग, तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पे क्या है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें एक वैधानिक नियंत्रण लगाया जाएगा, एक वैधानिक नियंत्रण लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको कुछ भाग से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि संविधान का जो भी यहाँ पे भाग 3 में आर्टिकल जो दिया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इसको आपको पूरी तरीके से अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके हर एक चीज़ को अप्लाई करना है, युक्ति प्रबंधन के साथ अप्लाई करना है। और अगर इसका उल्लंघन होता है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो कि वैधानिक उपचार का अधिकार दिया है, आप किसी भी ठीक है न्यायालय में यहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे समानता का मतलब। अब समानता का मतलब जैसे कि कुछ चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे वैधानिक समानता,
वैधानिक समानता। अवैधानिक समानता का क्या मतलब है कि राज्य कानून के समक्ष, ध्यान रखिएगा, राज्य कानून के समक्ष समानता की अवधारणा पर काम करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इसीलिए वैधानिक समानता हो या फिर यहाँ पे सामाजिक समानता की बात करें, सामाजिक समानता की बात करें, तो जो राज्य है चाहे वो जाति हो गया, आर्टिकल 15 याद करिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर भाषा, किसी भी स्तर पे उसके साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो, ठीक है, वैधानिक समानता के स्तर पे हो या फिर वो सामाजिक समानता के स्तर पे हो। उसी तरीके से यहाँ पे राजनीतिक समानता की भी यहाँ पे बात की गई, राजनीतिक समानता, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया नागरिकों की भागीदारी को लेके, नागरिकों की भागीदारी को लेके सुनिश्चित किया गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे आर्थिक समानता है। इन सारे चीज़ों के पीछे मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि आर्थिक समानता, जिसमें जितनी योग्यता है वो अपने आप को, ठीक है, अपने पोटेंशियल का यूज करते हुए अपने आप को, ठीक है, उस लेवल तक जाए। जैसे भारत में भी बहुत सारे, ठीक है, अगर देखा जाए तो टॉप 10 में भारत से भी कुछ लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने अधिकारों का हनन करके या फिर दूसरे के अधिकारों का हनन करके किया है। वो अपने पोटेंशियल के दम पे अगर ऊपर गए हैं तो संविधान उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी पिछड़े तबके, वंचित लोग हैं, खासकर जो वीकर सेक्शन में हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि अपने भौतिक ज़रूरत को पूरा यहाँ पे कर सके। जैसे अगर हम लोग मनरेगा के इसमें एग्जाम्पल दे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, मनरेगा का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर आर्थिक समानता को ध्यान में रखते हुए अभी जो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है EWS को, उसकी भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल का आपको यहाँ पे जिक्र करना होगा, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है, तो भेदभाव व्यवस्था का निश्चित किया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, महिलाओं के साथ, ठीक है, सकारात्मक स्टेप उठाना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। और पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति के, मैंने भारत के हर एक व्यक्ति के नागरिकों में। चूँकि महिलाओं को शुरू से देखेंगे तो इनको भी समाज के पिछले तबकों में यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। तो अगर हर जगह, जैसे बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए एक अलग लाइन है, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन है। तो कहीं न कहीं इनके अधिकारों को भी यहाँ पे सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है, और ऐसा में यहाँ पे होता है, भारत की अलग अलग संस्थाएं करने का जरूर प्रयास करती है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बंधुता। अगर देखा जाए तो भारत की एकता और अखंडता अगर टिका हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे भारत की बंधुता। ध्यान रखिएगा, भाईचारे की भावना, इसमें एक फील आता है ना कि एक ही मिट्टी, एक ही मातृभूमि, एक ही मिट्टी, एक ही मातृभूमि, एक ही मिट्टी, एक ही मातृभूमि। अर्थात कहने का सेंस है कि सभी जो लोग हैं यहाँ पे भाई बहन के रूप में, ध्यान रखिएगा, भाई बहन के रूप में समान है, भाई बहन के रूप में समान है राज्य के समक्ष। तो कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। जैसे कि इसी बंधुता को बढ़ावा देने के लिए या फिर इसको पूरी तरीके से एक लिमिट में रखने के लिए अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, तो देखिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत का राज्य तो टूट सकता है लेकिन संघ किसी भी कीमत पे टूट नहीं सकता है। इसीलिए संघ चाहे जब चाहे तब, देखते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी से साधारण विधेयक को यहाँ पे, ठीक है, पास करके किसी भी राज्य को संघ चाहे तो कई टुकड़ों में यहाँ पे तोड़ सकता है। तो ये यहाँ पे समझना है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि, ठीक है, कि राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति यहाँ पे प्राप्त हो गई है और इसका एक ही लक्ष्य इसको रखा गया है बंधुता के तौर पे। आप समझ सकते हैं बंधुता के तौर पे कि इससे क्या होगा, तो भारत में सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, क्योंकि भाई उनको अलग होने का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्रवाद यहाँ पे नहीं फैलेगी, जातिवाद नहीं फैलेगा,
जातिवाद नहीं फैलेगा, अलगाववाद नहीं फैलेगा, अलगाववाद नहीं फैलेगा। अगर जब ऐसा हो रहा है तो आर्टिकल 1 का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसमें राज्य स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकती है। और इसका लक्ष्य यही है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जिससे कि किसी भी प्रकार से इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जा सके। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे बंधुता को लेके। अब हर जगह देखिए ना, आलोचनात्मक जो परीक्षण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो लिमिटेशन है कहीं न कहीं, ठीक है, या फिर बहुत सारा जो आर्टिकल हो गया, या फिर बहुत सारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी स्टेटमेंट दिया गया जिन जिन केसों का, उसमें आपको जिक्र करते हुए चलना है, तभी जाके आपका आंसर पूरी तरीके से बैलेंस हो पाएगा। और फाइनली आपको निष्कर्ष में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करना है, ठीक है, कि जितना भी आप चीज़ों को, जितना भी एक एक जो पहलू था, अभी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा, पहलू था, या फिर जो भी यहाँ पे निर्णय था, विचार था, इन सारे ही चीज़ों का अगर गहनतापूर्वक हम लोगों ने, ठीक है, इसका विश्लेषण किया, तो हमने क्या पाया कि प्रस्तावना का दायरा बहुत हद तक क्या है, सीमित है, दायरा सीमित है। अब ये जो दायरा सीमित है, तो थोड़ा बहुत आलोचनात्मक प्रक्रिया के तौर पे इसको यहाँ पे रख सकते हैं। दायरा यहाँ पे क्या है, सीमित है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि निष्क्रिय रूप से यह, ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय रूप से यह अधिक आधिकारिक रूप से यहाँ पे कार्य करता है, अर्थात पूरा का पूरा यह एक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा एक्टिव नहीं है, बल्कि इनएक्टिव रूप में भले ही मौजूद है प्रस्तावना, इनएक्टिव रूप में भले ही प्रस्तावना मौजूद है, लेकिन यह फंक्शन करता है, यह कार्य करता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, मैंने बताया था, तभी बेरुबारी हो गया, गोलकनाथ हो गया, केशवानंद भारती हो गया, हर जगह उसमें प्रस्तावना का ही यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, मतलब प्रस्तावना का ही यहाँ पे, ठीक है, सहारा लिया गया है। हालांकि आपको ये भी बताने की कोशिश करना है कि प्रस्तावना कानून पर, ठीक है, शक्ति प्रदान नहीं करता। प्रस्तावना किसी भी कानून को लेके, ठीक है, शक्ति प्रदान, ध्यान रखिएगा, शक्ति प्रदान नहीं करता, शक्ति प्रदान नहीं करता। यह केवल और केवल मार्गदर्शन का कार्य करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है, ठीक है। और यह कानून की शक्ति को कहीं न कहीं यहाँ पे सीमित भी करने का प्रयास किया जाता है, मतलब करता है यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ पे लास्ट में आपको बता देना है कि संविधान और अन्य विधानों में प्रस्तावना में व्यक्ति दृष्टि के प्रकाश में, ठीक है, पढ़ा और व्याख्या यहाँ पे पूरी तरीके से किया जाना चाहिए। और प्रस्तावना में व्यक्ति दृष्टि से उसके ऊपर या उसके विरुद्ध या परे यहाँ पे नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा, या फिर, ठीक है, उसको कह सकते हैं ना, दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा, या फिर उसको व्याख्या किया जाना चाहिए। प्रस्तावना में कहीं से भी, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में कहीं से भी व्यक्त दृष्टि से परे या फिर उसके विरुद्ध ये नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं इतना सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गया होगा। कोई भी समस्या है तो नीचे आप लोग कमेंट करें, अपना लोग फीडबैक देते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।